हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोस चैनल एंड आज हम करेंगे द लास्ट चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। दिस इज अ वेरी वेरी शॉर्ट चैप्टर येट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसका जो मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था तो सिलेबस में है नहीं, द ग्रुप प्रोसेसेस वाला जो पार्ट था, बट हाँ सोशल इन्फ्लुएंसेस वाला, सॉरी वो अब इतने डेप्थ में नहीं है, बट हाँ जो ग्रुप्स का है, ग्रुप्स फॉर्म कैसे होते हैं, ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो वी स्टार्ट द चैप्टर बाय डिफाइनिंग कि ग्रुप होता क्या है। तो अ ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आ गई। एक तो कि इट्स एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो लोग साथ में खड़े, तीन लोग साथ में खड़े तो हम कह देंगे कि एक ग्रुप है, नहीं। इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम, बहुत सिस्टमैटिकली ग्रुप्स बनते हैं ऑफ टू और मोर। टू और मोर मतलब या तो दो जने होंगे या फिर मोर देन टू पीपल। एक इंसान अकेले ग्रुप नहीं बना सकता। देयर विल बी एटलीस्ट मिनिमम ऑफ टू पीपल और मोर देन टू पीपल हु आर इंटरैक्टिंग, मतलब उनकी आपस में बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं वो एक्सक्लूडेड है, मतलब एक जना से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, किसी को पता नहीं किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं। दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि अगर एक कोई चीज करेगा तो उसका दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपके जो एक्शंस है वो कॉन्सिक्वेंस जो होएगा उस एक्शंस का वो आपके फ्रेंड्स के ऊपर भी जाएगा। इफ यू बिहेव बैडली विद योर लाइक टीचर्स, तो वो इमेज आपकी पूरी ग्रुप की बन जाती है ना कि हाँ ये तो पूरा ग्रुप ही बेकार है जस्ट बिकॉज ऑफ एक दोस्त का बिहेवियर। तो इंटरडिपेंडेंट होता है, एक का एक्शन बाकी सबके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। Members share common motives, have specific role relationships, and follow norms that regulate behavior. कॉमन मोटिव्स होते हैं, कॉमन गोल्स होते हैं। अगर लेट्स से आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो उसका कॉमन मोटिव, कॉमन गोल यही है ना कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एस करना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो कॉमन मोटिव। स्पेसिफिक रोल रिलेशन होएगा। ये स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, आप ग्रुप्स देखोगे तो उसमें स्पेसिफिक रोल्स असाइन होते हैं, जैसे फैमिली ग्रुप्स ही होते हैं कि पापा का रोल ये है, मम्मी का रोल ये है, बच्चों का रोल ये है। तो रोल्स असाइंड होते हैं एंड नॉर्म्स फॉलो करते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? अनस्टेटेड रूल जो हम फॉलो करते हैं, वो हमारे बिहेवियर को गवर्न करते हैं कि इस नॉर्म के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से ही मैं अपने बिहेवियर को एग्जिबिट करूंगी, मैं वैसे ही बिहेव करूंगी। ठीक है। Unlike a mere collection of people, a group features mutual interdependence and defined status differentials. So यही है कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम लाइक अ कलेक्शन ऑफ पीपल, यही है कि उसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम देखेंगे चीजें होती है। स्टेटस रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड है। इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक जना दूसरे जने पे डिपेंडेंट है। और कलेक्शन ऑफ पीपल, जैसे हम क्राउड की बात करेंगे आगे जाके, उसमें हम देखेंगे कोई इंटरडिपेंडेंस वाला कॉम्पोनेंट नहीं होता। So this is the basic definition of what a group is. अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप के। पहला तो यही है कि यूनिक आइडेंटिटी होती है। यूनिक आइडेंटिटी क्या है? जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो परसीव करते हैं एज देमसेल्व्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप। तो अगर मेरा एक फ्रेंड ग्रुप है तो मुझे ये पता है ना कि अच्छा आई बिलोंग हियर एंड नॉट इन दैट ग्रुप। कि अगर क्लासरूम में दो फ्रेंड ग्रुप्स बन रखे हैं लार्जर सेंस में, तो आपको पता है कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ और इस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। तो एक यूनिक आइडेंटिटी, स्पेसिफिकली एक यूनिक सोशल आइडेंटिटी मिल जाती है आपको। कॉमन गोल्स होते हैं। कॉमन गोल्स जैसे मैं बात कर रही थी कि अगर कोई स्टडी ग्रुप बने तो उसका गोल क्या है? टू अचीव अ सर्टेन मार्क्स और टू हेल्प ईच अदर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो कॉमन गोल्स होते हैं। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। एक का जो बिहेवियर होएगा उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो सबको इम्पैक्ट करेगा, मतलब बिहेवियर किसी का और उसका जो इम्पैक्ट है वो सब पे पड़ेगा। एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन होती है कि बहुत ही ज्यादा आपके रूल्स, आपके नॉर्म्स से गवर्न होता है कैसे आप एक्ट करोगे, कैसे आप इंटरैक्ट करोगे। ठीक है। ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप के। उसके बाद आ जाते हैं हम कुछ रिलेटेड टॉपिक से जो ग्रुप से हमें लगता है कि हम कभी कभार उसको सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, बट अगेन उनमें डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्टली क्राउड्स। क्राउड्स क्या होते हैं? क्राउड्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल प्रेजेंट बाय चांस, लैकिंग स्ट्रक्चर और इंटरडिपेंडेंस। तो क्राउड क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ पीपल, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, दिस इज अ क्राउड। अब इनका बाई चांस है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई लड़ाई हो गई तो हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सो दैट इज बाय चांस। उनका पहले से कोई इंटेंशन नहीं था कि हम लोग आज 5 बजे यहाँ पे मिलेंगे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, इट जस्ट हैपेंड बाय चांस।
एंड यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि किसी का रोल असाइंड है कि अच्छा कोई लीडर है, कोई ये है, नहीं। एंड इंटरडिपेंडेंस नहीं है, मतलब एक इंसान अगर उसमें से चीख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं हम पूरे ग्रुप का या फिर जो पूरा वहां पे क्राउड है उसका एक इंप्रेशन बना लेंगे कि क्राउड खराब है। तो क्राउड स्पेक्टेटर्स होते हैं बेसिकली, जो एक पर्टिकुलर चीज को देखने आते हैं बाय चांस। बट हम आगे जाके ऑडियंस की बात करेंगे, ऑडियंस में ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं। वहां पे भी हमें इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, बट वहां पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन यही होता है कि दे हैव बीन कलेक्टेड, वो एक जगह इसलिए आया है बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, जैसे मैच देखने आया, कॉन्सर्ट देखने आया है, दैट इज एन ऑडियंस। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं टीम्स पे। टीम्स क्या है? टीम्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्रुप्स विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी एंड पॉजिटिव सिनर्जी। इसका क्या मतलब है? अगर हम टीम व ग्रुप को डिफरेंशिएट करें ना, तो पहला बात तो ये है कि ग्रुप एक ब्रॉडर टर्म है, टीम इसके अंदर आता है, और टीम के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसको ग्रुप से अलग करता है। ग्रुप में सबसे पहली बात ये होती है कि ग्रुप में एक लीडर होता है, एंड इस लीडर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई चीज गलत हो रही है, कोई चीज सही हो रही है, तो कौन किसको पकड़ेगा? उस लीडर को पकड़ेगा। ऐसे समझ लो कि अगर जो क्लास का मॉनिटर होता है या फिर कोई हेड बॉय हेड गर्ल स्कूल के होते हैं, वो उस ग्रुप की लीडर है। ठीक है, तो अगर कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो अकाउंटेबल किसको पकड़ा जाएगा? इस इंसान को। सो ये होता है ग्रुप में। बट जब हम बात करते हैं टीम की, ऑल्दो उसमें भी लीडर होता है, जैसे हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, उसमें भी कैप्टन होएगा, लीडर होएगा, बट अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी। अगर कोई मैच हारता है तो ये थोड़ी बोला जाता है अरे कैप्टन के चक्कर में आ गए, नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी पूरी टीम की होती है। एट द सेम टाइम अगर मैच जीता जाता है तो हम यही कहते हैं ना कि पूरी टीम ने अपने एफर्ट्स दिखाए थे। सो टीम में अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में इक्वली बनती होती है, बट ग्रुप में वो जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक इंसान पे चली जाती है, दैट इज द लीडर। ठीक है, दिस इज द बेसिक जो उसमें डिफरेंस है टीम एंड ग्रुप में। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस पे। ऑडियंस की जैसे मैंने बात करी थी, दे आर पैसिव। पैसिव पैसिव मतलब उनका कोई ऐसा रोल नहीं है, दे आर जस्ट देयर टू वॉच अ मैच, देयर टू अटेंड अ कॉन्सर्ट, बस बहुत ही पैसिव रोल है उनका फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मूवी देखने जाते हैं, आप मूवी देखने जाते हो तो आप बस वहां पे बैठ के मूवी देखते हो ना, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग मच, तो वहां पे आपका पैसिव रोल हो जाता है। बट इसी से रिलेटेड ऑडियंस से ही एक इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, दैट इज मॉब्स कॉन्सेप्ट है। मॉब्स क्या होता है? ऑडियंस दैट टर्न एक्टिव विद अ डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस, होमोजेनिटी ऑफ थॉट एंड इम्पल्सिविटी। तो मॉब्स क्या होते हैं? मॉब्स ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो बहुत ही वायलेंट होते हैं, जो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, मेजरली नेगेटिव कॉनिटेशन यहाँ पे हमें दिखता है, एंड उनका एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है। जैसे अगर आप देखोगे, अगर कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है, तो बहुत बार ये ऐसा आता है कि ऑपोजिशन या फिर कुछ लोग जो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रेजोनेट नहीं करते, वो मॉब्स बना लेते हैं। मतलब बहुत ही ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो आ जाते हैं एंड उन पार्टी पे, मतलब उनके पार्टी के लोगों पे पत्थर मारने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे, वो करने लग जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है, एंड उनका सेंस ऑफ पर्पस एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है कि इस पार्टी को हमें अपोज करना है। एंड होमोजेनिटी ऑफ थॉट होती है कि जो भी लोग उधर प्रेजेंट है वो एक ही सिमिलर थॉट पैटर्न, सिमिलर वे से सोचते हैं। सो दैट इज अ मॉब जो बहुत ही वायलेंट, बहुत ही एक्टिव टाइप ऑफ ऑडियंस होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स हर एक मेजर सब्जेक्ट के, या फिर आपको चाहिए फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीमियम नोट्स हो चाहे फंसना पक्का हो, एप्लीकेशन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि लोग ग्रुप्स ज्वाइन क्यों करते हैं। हमने समझ लिया ग्रुप्स होते क्या है, बट व्हाट इज द नीड फॉर दीज ग्रुप्स, पीपल क्यों ज्वाइन करते हैं इन ग्रुप्स को, वो हम समझते हैं। सो देयर आर लाइक 6 रीजंस जिसके चक्कर में लोग ज्वाइन करते हैं ग्रुप को। फर्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अब आप समझ लो कि साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी हो सकती है, फिजिकल सिक्योरिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को अकेले बाहर निकलो तो यू विल फील स्कैर्ड, आपको लगेगा कि अरे यार कुछ हो ना जाए। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, इफ यू आर विद 10-15 पीपल, यू विल फील लेस स्कैर्ड, आपको कम डर लगेगा। सो दैट इज सिक्योरिटी, कि हम सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। देन वी हैव स्टेटस। स्टेटस का क्या मतलब होता है कि हमारा क्या दर्जा है इस दुनिया में, वो डिटरमाइन करता है ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, स्कूल में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, स्कूल में बहुत ज्यादा सोसाइटीज, आप कॉलेज में होगे बहुत सारी सोसाइटीज होती है।
तो कुछ सोसाइटीज ऐसी होती है जिनका स्टेटस बहुत हाई है, जैसे नेशनल लेवल सोसाइटीज होती है कॉलेज में, देयर इज नेशनल सर्विस सोसाइटीज, देन देयर इज एनसीसी, स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी नेशनल लेवल सोसाइटीज होती है। तो इनका जो स्टेटस है वो बहुत ही ऊपर है एज कम्पेयर टू लेट्स से अ म्यूजिक सोसाइटी ऑफ द कॉलेज और अ डांस सोसाइटी। तो अगर लोग इन नेशनल लेवल की सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ पावर मिल जाती है, उनको पता है कि हम सुपीरियर हैं, हम बाकी सारे लोगों से ऊपर है। तो वो सेंस ऑफ पावर अटेन करने के लिए, वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए वी ज्वाइन ग्रुप्स। देन वी हैव सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या है? अगर हम एक अच्छे ग्रुप का पार्ट है ना, अगर हम एक अच्छे पॉपुलर ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो सब सब पसंद करते हैं, तो वो हमारी सेल्फ वर्थ को एनहांस करेगा। हमें लगेगा कि अच्छा यार, मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, हमारी एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करोगे, आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होगी एंड आपकी एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी बन जाएगी। देन इट सैटिस्फाइज साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, लव एंड अटेंशन। ये हमारी ग्रुप सैटिस्फाई कर देती है। अगर हम एक अच्छे ग्रुप का पार्ट है तो हमें लगेगा कि ठीक है, आई बिलोंग हियर, मुझे ये लोग प्यार करते हैं, अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगी आई कैन लुक अप टू दीज पीपल। तो वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी सैटिस्फाई करता है। देन वी हैव गोल अचीवमेंट। गोल अचीवमेंट तो हमें पता ही है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो इंडिविजुअली अकम्प्लिश करना इम्पॉसिबल है एंड वो ग्रुप में ही अकम्प्लिश हो सकती है। तो जैसे हम बात करते हैं फुटबॉल मैच की, आप अकेले फुटबॉल नहीं खेल सकते, यू नीड अ टीम, राइट? टीम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ ग्रुप। तो वो गोल अचीवमेंट के लिए आपको एक ग्रुप चाहिए होगा, एक टीम चाहिए होगी जो आपको अचीव करने में वो हेल्प करेगी। देन लास्टली वी हैव नॉलेज। नॉलेज में जैसे मैं स्टडी ग्रुप्स की बात कर रही थी, टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप्स बने होते हैं जहाँ पे स्टडी मटेरियल शेयर हो रहा होता है, जहाँ पे ये सारी चीजें शेयर हो रही होती है। तो वहाँ पे ग्रुप्स क्यों बने? फॉर नॉलेज की डिसमिनेशन, कि नॉलेज हम सबको बांट सके एंड सारे उसका फायदा उठा सके। ठीक है, दीज आर द रीजंस व्हाई वी जॉइन ग्रुप्स। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर क्वेश्चन आता है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। सिर्फ ये पॉइंट्स लिख के आना इज नॉट इम्पोर्टेंट। साइकोलॉजी में any concept you will have to explain with examples. Then coming to group formation. अब ग्रुप्स बनते कैसे? हमने देख लिया ग्रुप्स होते क्या है, ग्रुप्स की जरूरत क्या है, बट ग्रुप्स बनते कैसे हैं? तो यहाँ पे हमें 3 रीजंस दिए गए हैं जिसके चक्कर में ग्रुप्स बन सकते हैं। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी, सेकंड इज सिमिलैरिटी एंड थर्ड इज कॉमन मोटिव्स। प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है? आसपास, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं। जैसे हम स्कूल्स की बात करते हैं, स्कूल में आप प्रॉक्सिमिटी में होते हैं ना कुछ लोगों की, कि आपको पता है कि अच्छा कुछ लोग मेरी क्लास में है, कुछ लोग मेरे बैच में है, तो प्रॉक्सिमिटी में है। कॉलोनीज में, आपके कॉलोनी में फ्रेंड ग्रुप्स बन जाते हैं, तो किस बेसिस पे बनते हैं? प्रॉक्सिमिटी पे। अगर आप मे बी उस कॉलोनी में ना रह रहे होते, मे बी आप उस स्कूल में नहीं जा रहे होते, तो आप कभी उनके साथ फ्रेंड्स ही नहीं बनते, आपका ग्रुप ही नहीं बनता। तो जो हमारे आसपास रहते हैं उनके साथ हमारे ग्रुप फॉर्म होना ईजी होता है ज्यादा। देन वी हैव सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है? कुछ लोग, मतलब आप देखोगे कि जब ग्रुप्स बनते हैं तो इसी बेसिस पे बनते हैं कि आपका थॉट पैटर्न, जैसा आप सोचते हो बहुत सिमिलर है, या फिर जो आप चीजें लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो बहुत सिमिलर है। सो यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल टू बी इन अ ग्रुप टुगेदर। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी पसंद है। वी वांट पीपल हु थिंक लाइक अस, एक्ट लाइक अस, बिहेव लाइक दस। हमें वैसे लोग चाहिए जो हमारी तरह है। तो सिमिलैरिटी इज अनदर क्राइटेरिया। देन लास्टली वी हैव कॉमन मोटिव्स। कॉमन मोटिव्स में हम वही गोल्स की बात करते हैं कि कुछ गोल्स, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। अगर हम कलेक्टिव एफर्ट नहीं डालेंगे तो हम मतलब वो चीज अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। सो टू अटेन दैट पर्टिकुलर गोल, टू अटेन दैट पर्टिकुलर मोटिव, हमें जरूरत पड़ती है ग्रुप्स की, इसलिए हम ग्रुप फॉर्म करते हैं, इसलिए हमारे ग्रुप बनते हैं। ठीक है, these are the 3 reasons why groups are formed, like, or how groups are formed. Now we have the stages of group formation. Again, a very important concept of this chapter. ये टकमैन ने दिया था। टकमैन ने हमें 5 स्टेजेस दिए थे ग्रुप्स फॉर्म होने की। फर्स्ट इज फॉर्मिंग, देन इज स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, अजॉर्निंग। दिस इज इम्पोर्टेंट। स्टेजेस को स्टेजेस जैसे है उनको इस ऑर्डर में याद करना जरूरी है। ऑल्दो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ये ऑर्डर हर ग्रुप में फॉलो हुए, बट एमसीक्यूज कभी कभार आ जाते हैं कि कौन सी स्टेजेस है और उसकी क्रोनोलॉजी बताओ। सो ट्राई टू मेमोराइज इट इन दिस ऑर्डर ओनली: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, अजॉर्निंग। फॉर्मिंग का क्या मतलब हो रहा है? ग्रुप बनता है। जब नया नया ग्रुप बनता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा यार बाकी लोग कैसे होंगे, बट एट द सेम टाइम एप्रीहेंशन भी होता है। हाँ, तो हमें ये भी लगता है कि अगर मैं इन पर्टिकुलर लोगों के साथ एक ग्रुप बना लूंगी, क्या वो मुझे पसंद करेंगे, क्या मैं उनको पसंद करूंगा? तो ये क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। तो ये फॉर्मिंग वाली स्टेज में, मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है तब होता है। देन आती है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ पे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है
कि कौन किस चीज को लीड करेगा, कौन किस चीज में बेटर है, किसको क्या रोल देना चाहिए, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, इसको लेके ना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। आप देखोगे ग्रुप प्रेजेंटेशन जब होती है तब ये होता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो सारे बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, अच्छा हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। फिर बाद में जाके कुछ बच्चे ऐसे निकल आते हैं जो कुछ काम नहीं करते, इसके चक्कर में लड़ाइयाँ होने लग जाती है। सो दैट इज द स्टॉर्मिंग ग्रुप। पर जब ये लड़ाइयाँ होती है ना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमें पता लग जाता है कि ठीक है, ये बच्चा ज्यादा काम कर रहा है, ये बच्चा कम काम कर रहा है। तो जो ज्यादा बच्चा काम कर रहा होता है उसको हम बना देते हैं लीडर, की तू लीडर बन रहा, और तू सुपरवाइज करके बाकी सारे काम करे। तो लड़ाई के बाद एक रोल हायरार्की निकल के आ जाती है कि ठीक है, आपका रोल ये है, आपको ये चीजें करनी है, आपको ये चीजें करनी है और ये चीजें करनी है। तो फिर नॉर्म्स फॉर्म होने लग जाते हैं। नॉर्म्स क्या है? रूल्स, कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, आपको ये चीज फॉलो करनी है, आपको ये चीज फॉलो नहीं करनी है। तो आप स्पेसिफिक रूल्स असाइन कर देते हो पर्टिकुलर इंसानों को कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। देन वी हैव परफॉर्मिंग, जैसे ग्रुप प्रेजेंटेशन है, आप ग्रुप प्रेजेंटेशन, आपका डे आया ऑफ द क्लास प्रेजेंटेशन, आपने प्रेजेंट करा, दैट इज परफॉर्मिंग। कि जो आपका गोल था वो आपने अचीव कर लिया, वो अचीव करने के आप प्रोसेस में आ गए हो, दैट इज परफॉर्मिंग। एंड वंस द टास्क इज डन, आप एडजर्न कर लेते हो, मतलब आप ग्रुप खत्म कर देते हो। बहुत बार ऐसा होता है, हम व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाते हैं फॉर दीज ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डन यू जस्ट लीव द ग्रुप। सो दैट इज एडजर्निंग, कि आपका काम हो गया, आपने परफॉर्म कर लिया, ग्रुप प्रेजेंटेशन हो गया, आप घर वापसी आए, आपने व्हाट्सएप ग्रुप लीव कर दिया, दैट इज एडजर्निंग। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर ग्रुप ये सारी स्टेजेस फॉलो करे। लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स ग्रुप, वो एडजर्न परफॉर्म क्यों करेगा? स्टॉर्मिंग हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है, रोल बाइफर्केशन हो सकती है, बट वहां पे देयर इज नथिंग टू परफॉर्म एज सच, एंड आप खत्म भी नहीं कर रहे हो उस फ्रेंडशिप को, तो एडजर्न भी नहीं हो रही है। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो, कैसे ग्रुप की बात कर रहे हो, और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर की, कि ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको हम कैसे मतलब व्यू कर सकते हैं। तो देर आर 4 एलिमेंट्स, फर्स्ट इज रोल, देन नॉर्म्स, स्टेटस एंड कोहेसिवनेस। रोल्स का क्या मतलब होता है? रोल्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमसे एक्सपेक्टेड होती है। लाइक एज अ डॉटर आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्टेड होगी आपके घर में, एज अ सन आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्टेड होगी, एज पेरेंट्स आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो अपने मम्मी पापा से। तो ये रोल्स होते हैं, दीज आर सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस, कि पेरेंट्स का क्या काम है कि अपने बच्चों का ध्यान रखना, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको अच्छे स्कूल्स में डालना। तो उनका एक असाइंड रोल है कि उनको ये चीजें करनी ही करनी है। सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, रोल्स। Then second is norms. Norms again unspoken, unstated rules होते हैं जिसको enforce करा जाता है पूरे ग्रुप में, and people are मतलब people should be doing things according to these norms, and अगर वो norms के according ये चीजें नहीं करते तो उनको abnormal बोला जाता है, as we did it in the 4th chapter. तो norms को follow करना is very important. Then we have status. Status यही है कि आपकी position क्या है इस दुनिया में, आपकी power क्या है इस दुनिया में। अब स्टेटस के कॉन्सेप्ट में 2 चीजें आ जाती है। स्टेटस कैन बी आइदर अस्क्राइब्ड और अचीव्ड। अस्क्राइब्ड क्या होता है कि सीनियोरिटी के बेसिस पे बहुत सारी, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे तो वहाँ पे मैनेजर से फिर आपको वीपी बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे, एवीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की हायरार्की फॉलो हो जाती है। तो दैट इज बेस्ड ऑन सीनियोरिटी, कि पहले आप मैनेजर बनो, फिर अगर आपने 10 साल कंपनी में काम कर लिया तो आपको असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बना लेंगे, फिर आपने और 5 साल कर लिया तो आपको वाइस प्रेसिडेंट बना लेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको प्रेसिडेंट बना लेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन सीनियोरिटी, कि जो ज्यादा देर तक रहेगा उस कंपनी में, जिसने ज्यादा टाइम दिया है, उसको हम आगे आगे प्रमोट करते रहेंगे। बट अचीव्ड क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन मेरिट, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज। लेट्स से कोई एम्प्लॉय है जिसको कंपनी में आए हुए 1 साल ही हुआ है, बट वो बहुत ही बढ़िया है, उसकी जो एनालिटिकल स्किल्स है, एंड वैसे भी जो कंपनी को जितनी भी चीजें चाहिए इन अ सीईओ सब में प्रेजेंट है, एंड वो फिर हायरार्की फॉलो नहीं करेंगे कि ठीक है मैनेजर को सीईओ बना देते फिर इधर जाते, नहीं। वो देखेंगे कि ये बंदा अच्छा है, इसमें सारी क्वालिटीज है, इसको हम सीधा सीईओ बना देते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय टू ए सीईओ। दैट इज अचीव्ड, कि आपकी एक्सपर्टीज, आपके मेरिट के बेसिस पे आपको वो रोल असाइन, आपको वो स्टेटस असाइन किया गया, आपको वो प्रमोशन मिला। ठीक है, देन लास्टली वी हैव कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का क्या मतलब होता है? कोहेसिवनेस का मतलब होता है द वे फीलिंग। हमें, अगर हम एक ग्रुप का पार्ट है तो हमें लगता है ना ये मेरा ग्रुप है, तो दैट वी फीलिंग इज कोहेसिवनेस। इसको म्यूचुअल अट्रैक्शन भी बोलते हैं, कि जो ग्रुप मेंबर्स है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे लाइक ईच अदर एंड ऑल दैट स्टफ। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्रुप थिंक का।
अब ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम एक ग्रुप में बहुत टाइम मतलब हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनके साथ ही रहते हैं, उनके हिसाब से ही सारी चीजें करते हैं, तो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होता है ना वो भी सेम हो जाता है। इट इज वेरी सिमिलर टू द अदर पीपल इन आवर ग्रुप। तो इसका कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर कोई इंसान मतलब आपके ग्रुप में कोई गलत डिसीजन भी लिया जा रहा है ना, आप तब भी मान जाओगे, बिकॉज यू वुड नॉट वांट टू अपोज। आपको लगेगा अगर मैंने अपोज कर दिया, मैंने इनके अगेंस्ट बोल दिया, तो ऐसा ना हो मुझे अपने ग्रुप से निकाल दे। तो ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट वहां पे नेगेटिवली देखा जा सकता है कि जब गलत डिसीजंस लिए जाते हैं या फिर जब ओपननेस टू ओपिनियंस नहीं होता, कि जैसा ग्रुप, जैसा मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप बोल रही है आप भी वैसे ही चलोगे। सो दैट इज कोहेसिवनेस, द फीलिंग ऑफ वननेस, कि हम एक हैं, हम एक ही तरह सोचते हैं, हम एक ही तरह खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, ऑल दैट स्टफ, दैट इज कोहेसिवनेस। देन बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड जस्ट लाइक टू लेट यू गाइज नो, अगर आपको फंसना पक्का है सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, आपको वो सारे एक्सेस चाहिए, यू कैन एक्सेस इट थ्रू द वेबसाइट, दे आर वेरी 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 गुड, एंड वहां से ही क्वेश्चंस बनते हैं, आई कैन अश्योर यू दैट। सो इफ you want to check it out, you can go to our website and check it out. You'll obviously, I'm telling you, वो लाइफ चेंजिंग हो जाएगा if you go through those questions. वहीं से questions आएंगे and you'll be shocked कि पेपर में सेम questions आ गए. So do check it out. ठीक है? Then coming to types of groups. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. टाइप्स ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स है प्राइमरीली. फर्स्ट इज प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, देन वी हैव फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड इन ग्रुप, आउट ग्रुप. प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी इज समथिंग दैट यू आर बोर्न विद एंड सेकेंडरी इज समथिंग दैट यू चूज. तो प्राइमरी हो गया आपका फैमिली, आपका रिलीजन, आपका कास्ट, आपकी क्रीड. दिस इज प्राइमरी, यू आर बोर्न विद इट. ये प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, ये आपको दी गई है. एंड ये बहुत ज्यादा, इनके साथ जो आपकी इंटरेक्शन होगी ना प्राइमरी ग्रुप के साथ, वो बहुत ज्यादा फेस टू फेस होगी एंड दे आर वेरी सेंट्रल. मतलब आपकी जितनी भी नॉर्म्स, जितनी भी वैल्यूज फॉर्म हो रही है ना, वो प्राइमरी ग्रुप के बेसिस पे ही हो रही है. आपकी फैमिली आपकी वैल्यू फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है. सो प्राइमरी इज प्री एग्जिस्टिंग, आपको गिवन होती है. यू डोंट गेट टू चूज योर फैमिली, यू डो नॉट गेट टू चूज योर रिलीजन, ये आपको दिया जाता है. तो प्राइमरी ग्रुप्स हो गया. सेकेंडरी ग्रुप्स हाउएवर क्या होते हैं? द ग्रुप्स दैट यू चूज, कि मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करना है, मुझे एक ग्रुप ज्वाइन नहीं करना. एंड ये थोड़े इम्पर्सनल होते हैं, मतलब दे आर नॉट एज पर्सनल एज योर फैमिली. अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप अपने कॉलेज की कोई सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, स्कूल का कोई क्लब ज्वाइन कर रहे हो, सो दैट इज इम्पर्सनल. उसमें इतना ज्यादा कोई पर्सनल नहीं होगा एज कम्पेयर टू जो आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन है. एंड थोड़ा इनडायरेक्ट भी हो जाता है कि इट्स नॉट एज फेस टू फेस जैसा आपके पेरेंट्स के साथ होएगा. सो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं जो हम बाय चॉइस ज्वाइन करते हैं. देन वी हैव फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल. फॉर्मल वही हो गया, फॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज, ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं. एंड यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड रूल्स होते हैं. अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको पता है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना है, आपको ब्लैक शूज पहन के जाना है, आपको ये पहन के जाना है, ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं है. बट इनफॉर्मल आपका फ्रेंड ग्रुप, इफ यू आर गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसे ही एक्ट करना है, ऐसे एक्ट नहीं करना. आपको सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, आप हिंदी में नहीं बोल सकते, जो स्कूल्स में हो सकता है. सो फॉर्मल में आपको स्ट्रिक्ट रूल्स दिखेंगे, इनफॉर्मल में आपका कोई ऐसे रूल्स या बाउंडेशंस नहीं होती. इट इज बेस्ड ऑन क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स. देन लास्टली वी हैव इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. इन ग्रुप इज हमारा खुद का ग्रुप एंड आउट ग्रुप इज दूसरों का ग्रुप. तो इन ग्रुप में वी वाली फीलिंग आ जाएगी कि मेरा है, एंड आउट ग्रुप में दे वाली फीलिंग आ जाएगी कि उनका है. एंड जो इन ग्रुप होता है उसको हम पॉजिटिवली देखते हैं, जो आउट ग्रुप होता है उसको हम नेगेटिवली देखते हैं हमेशा. तो ये चीजें ना हमें रिलीजन में बहुत ज्यादा दिख जाएगी कि हमें लगता है कि हमारा रिलीजन बेस्ट है, वो मेरा रिलीजन है तो वो बेस्ट है, दूसरे का जो रिलीजन है वो बेकार है. So that is in group and out group. Then coming to the last bit of the chapter, which is influence of group on individual behavior. इसमें हम बात करते हैं 3 चीजों की: सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लूफिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन. सोशल फैसिलिटेशन इतनी डेप्थ में एक्सप्लेन्ड नहीं है बुक में, बट सोशल फैसिलिटेशन मेनली उसका क्या मतलब होता है? फैसिलिटेट करना, सोशली फैसिलिटेट करना. मतलब जब लोग हमारे आसपास होते हैं, लोगों की प्रेजेंस में हम और अच्छा परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेस में भाग रहे हो एंड देयर पीपल हु आर चेयरिंग फॉर यू, हु आर लिटरली लाइक चेयरिंग फॉर यू, वहां पे आपका नाम ले रहे हैं, पलक 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 कर रहे हैं, सो यू फील मोर मोटिवेटेड एंड यू विल रन फास्टर. यू विल ट्राई टू like come to the first position because आपको पता है people are cheering for you. So that is social facilitation, जब बाकी लोगों की presence आपके actions को और improve करती है, और better करती है, और आपको और motivate करती है. अब इसी का ही opposite is social loafing.
सोशल लोफिंग क्या है? रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क वेयर द आउटपुट्स आर पूल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हो ना, लेट्स से जैसे मैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स का काम बता रही थी, एग्जांपल दे रही थी, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल काम नहीं करते। तो जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते ना, वो सोशल लोफिंग के कैटेगरी में आ जाते हैं कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करा। जब कलेक्टिव मे बी जब उनको इंडिपेंडेंट कोई प्रोजेक्ट दे तो वो बहुत ज्यादा काम करे, बट जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप, उनको ये लगता है कि अरे यार मैं नहीं भी करूंगा तो क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो कर रहे हैं ना। दैट इज सोशल लोफिंग। आपकी बुक में टग ऑफ वॉर का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि टग ऑफ वॉर में आप देखोगे कि लेट्स से 10 लोग इस साइड है, 10 लोग इस साइड है, एंड वो रस्सी खींच रहे हैं। तो अगर हम वो 10-20 लोग जो है टोटल में, उनमें से सिर्फ 4-5 लोग ही होंगे जो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, बाकी लोग तो बस वहां पे रस्सी पकड़ के खड़े होंगे कि ठीक है यार, जीत गए, हार गए, हार गए। तो वो सोशल लोफिंग होता है कि हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो एफर्ट्स होते हैं वो कम कर देते हैं बिकॉज हमें लगता है कि दूसरा बंदा कर लेगा। दैट इज सोशल लोफिंग। अब यहाँ पे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है लटाने का। उसमें यही बताया गया है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स जो होते हैं ना, इंडिविजुअल एफर्ट्स ड्रॉप होते रहते, कम होते रहते एज द ग्रुप साइज इंक्रीज। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था कि एक, मतलब उन्होंने 4 सर्कमस्टांसेस ले लिए कि एक पहला एक इंसान था, देन 2 का ग्रुप बना, देन 4 का ग्रुप बना, देन 6 का ग्रुप बना। एंड देन सबको बोला गया था कि यू नीड टू शाउट, चेयर, क्लैप एंड ऑल दैट स्टफ, कि आपको ये सारी चीजें करनी है। तो ऑब्वियसली जो साउंड जेनरेट हुआ वो इंक्रीज हुआ जब हम एक बंदे से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 6 पे गए। बट जो इंडिविजुअल एफर्ट्स था ना वो कम होता रहा। जब इंसान अकेला था तो उस जो तब वो एफर्ट दे रहा था वो बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू जब वो ग्रुप ऑफ 6 में आ गया। क्योंकि वो ग्रुप ऑफ 6 में आ गया तो उसको लगता था अच्छा ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा। तो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स थे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होते गए। तो 1 से 2 से 2 से 4 से 4 से 6 पे इंडिविजुअल एफर्ट्स कम होते गए, बट साउंड बढ़ता गया बिकॉज ऑब्वियसली देयर वर मोर पीपल। सो दिस इज सोशल लोफिंग। तो अब सोशल लोफिंग होती क्यों है? फर्स्टली देयर इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं बता रही हूँ कि हमें लगता है कि कोई और कर लेगा, मैं क्यों करूँ, अच्छा ये कर लेगा, ये इससे हो जाएगा। तो हम अपनी अकाउंटेबिलिटी, हम अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। देन लैक ऑफ इंडिविजुअल इवैल्यूएशन, क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हमें ऐसा लगता है कि अरे यार हम एज अ ग्रुप ही तो असेस हो रहे हैं, सो इवन इफ आई डू नॉट गिव माई 100% इट्स ओके, क्योंकि हम ग्रुप में असेस होंगे, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन नहीं हो रही। और लो ग्रुप इंपॉर्टेंस, या फिर हमें लगता है कि यार इसकी ग्रुप में क्या ही है, मुझे तो ये ग्रुप पसंद भी नहीं है, मुझे जिस ग्रुप में मेरी टीचर ने डाल दिया ग्रुप तो मुझे पसंद भी नहीं है। तो बिलोंगिंगनेस जब तक हमें फील नहीं होती ना, वो कोहेसिवनेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, तब तक हम अपना फुल दे ही नहीं पाएंगे, अपना फुल पोटेंशियल उस पर दे ही नहीं पाएंगे, अपना एक इंटरेस्ट बना ही नहीं पाएंगे उस ग्रुप एक्टिविटी में। सो इन चक्रों में सोशल लोफिंग हो सकती है। अब हम सोशल लोफिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि आप इंडिविजुअल एफर्ट्स को और आइडेंटिफाइबल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है तो टीचर्स को वीकली एक चेक करना चाहिए कि अच्छा इस बच्चे ने ये काम करा, इस बच्चे ने ये काम करा, इस बच्चे ने ये काम करा, एंड इंडिविजुअली असेस करो एट द एंड ऑफ द ग्रुप प्रोजेक्ट कि ठीक है, ग्रुप में भी करो बट इंडिविजुअल भी एक क्राइटेरिया बना दो कि 10 नंबर आपके ग्रुप के हैं एंड 10 नंबर आपके इंडिविजुअल है, कि आपकी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी। तो अगर आप इंडिविजुअल एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे ज्यादा तो और लोग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। देन इंक्रीज टास्क इंपॉर्टेंस। अगर कोई टास्क सिर्फ 5 नंबर का एज कम्पेयर टू अ टास्क विच इज वर्थ 50 मार्क्स, तो 50 नंबर वाले पे ज्यादा फोकस करोगे एज कम्पेयर टू समथिंग विच इज वर्थ 5 मार्क्स। तो इंपॉर्टेंस बढ़ा दो टास्क की, इंपॉर्टेंस बढ़ा दो ग्रुप टास्क की। देन कोहेसिवनेस को स्ट्रेंथन करो, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इनकलकेट करने की कोशिश करो ताकि लोगों को लगे कि ठीक है यार, आई बिलोंग टू दिस ग्रुप। देन वी हैव एट द लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन। अब ग्रुप पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप ये कंटिन्यूम देखो, पोलराइजेशन का मतलब होगा या तो आप इस साइड पे होगे बिल्कुल एक्सट्रीम पे, या तो आप इस साइड पे होगे बिल्कुल एक्सट्रीम पे, या तो आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगे या तो आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगे। दिस इज ग्रुप पोलराइजेशन। तो ग्रुप पोलराइजेशन में क्या होता है कि जब आप ग्रुप में होते हो ना तो आप एक्सट्रीम डिसीजन लेते हो एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। जब आप इंडिविजुअली डिसीजन ले रहे होगे ना तो यू विल ट्राई टू बी मोर न्यूट्रल, बट जब आप ग्रुप में होगे ना तो आप एक्सट्रीम डिसीजन भी ले पाओगे। तो जो इनिशियल पोजीशन होती है दैट बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर आफ्टर अ ग्रुप डिस्कशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस पे लगता है कि नहीं भाई, इसका ये तो जो ये बंदा है इसने क्राइम कमिट करा है,
इसको तो फांसी लगा देनी चाहिए। दैट इज योर इंडिविजुअल ओपिनियन। फिर आप एक ग्रुप में जाके बैठते हो एंड आप ये पर्टिकुलर बात करने लग जाते हो एंड दे आर लाइक यस यस, आपको नहीं फांसी नहीं लगा देनी चाहिए, आपको लगता था कि ठीक है ये बंदे ने गलत करा है तो उसको हमें ना 10-20 साल की जेल कर देनी चाहिए। फिर आप एक ग्रुप में जाके बैठोगे, उसके बारे में और डिस्कशन हो जाएगी एंड ग्रुप एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता रहेगा कि नहीं ये तो बहुत गलत करा है, इसको तो सीधा फांसी ही चढ़ा देनी चाहिए। तो आप जहां बात कर रहे थे 10-20 साल की जेल होनी चाहिए, वो एक्सट्रीम्स पे पुश हो गया कि नहीं इसको तो फांसी ही चढ़ा देनी चाहिए, बिकॉज आप ग्रुप पे डिस्कस कर रहे थे। आप ग्रुप में एक तो आपका जो पर्सपेक्टिव था वो यही था कि वॉट एवर हैपेंड वाज रॉन्ग एंड इसको एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। बट जब आप ग्रुप में डिस्कस करने लगे आपको और पर्सपेक्टिव सुनने को मिले कि नहीं यार ये इस चक्कर में भी गलत है, नहीं यार ये इस चक्कर में भी गलत है, और वो जो नेगेटिवनेस थी, नेगेटिव आउटकम था उस पूरी चीज का, वो और नेगेटिव की साइड पुश होता गया एंड आपका कंक्लूजन क्या अटेन हुआ कि उसको फांसी चढ़ा देनी चाहिए। दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन। ये एक पोजीशन से आप बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हो टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। तो ये रीजंस क्या है इस पोलराइजेशन के? पहला इज हियरिंग न्यू आर्ग्यूमेंट्स दैट फेवर द इनिशियल व्यू पॉइंट। तो जैसे मैंने बात करी, पहले आपने बोला कि ठीक है व्हाटएवर द क्राइम जो कमिट हुआ दैट वाज रॉन्ग, तो इसको 20 साल की तो जेल होनी चाहिए। बट फिर आप और आर्ग्यूमेंट सुनते हो कि नहीं यार ये तो बहुत गलत है, ये इसकी केसेस अगर और बढ़ने लग जाए तो लोगों को और बढ़ावा मिलेगा अगर हमने इसको फांसी नहीं चढ़ाई एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप नए आर्ग्यूमेंट सुनते हो तो आपका इनिशियल व्यू पॉइंट था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। आपको ये लगने लग जाता है कि हाँ जो मैं सोच रही थी कि ये गलत है ये सही में गलत है एंड ये बहुत ही ज्यादा गलत है, तो मुझे एक्सट्रीम्स की तरफ जाना चाहिए। देन बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है कि जो चीज पॉपुलर है ना वो भी हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, कि जो पॉपुलरली चीजें चल रही है हमारे आसपास, वी टेंड टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। तो जब हम देखते हैं कि जो हमारा पर्सपेक्टिव था, जो हमारा इनिशियल पर्सपेक्टिव था, वो लोग वैलिडेट कर रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं, तो हमारा जो ओपिनियन था ना वो और स्ट्रेंथन होता रहता है। हमारा जो ओपिनियन था वो और एक्सट्रीम की तरफ जाने लग जाता है, बिकॉज लोग हमें पुश कर रहे हैं उस समय। कि पहले मैंने सोचा कि नहीं यार 10-20 साल की सजा इज इनफ, बट जब मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव सुनने लग जाती हूँ कि नहीं यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड पीपल आर वैलिडेटिंग माई ओन ओपिनियंस बट उसको और पुश कर रहे हैं, तो मैं और पुश करती रहूंगी उसको और एक्सट्रीम्स की तरफ जाती रहूंगी बिकॉज ऑफ दैट वैलिडेशन। दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। एंड लास्टली वी हैव इन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। तो जब लोग हमारे व्यूज के साथ अलाइन करने लग जाते हैं, जब हमारे व्यूज को सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो हमें लगता है ये हमारे ग्रुप में ही है, कि ये बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है तो ये मेरे जैसा ही है, तो सिमिलैरिटी वाली चीज आ जाती है, जिस चक्कर में हमको इन ग्रुप मतलब वी वाली फीलिंग यहाँ पे इनकलकेट होने लग जाती है एंड ये हमारा जो पर्सपेक्टिव है और स्ट्रेंथन कर देता है। सो दीज आर 3 रीजंस व्हाई ग्रुप पोलराइजेशन अकर्स। ठीक है, विद दिस वी फिनिश ऑल द चैप्टर्स ऑफ साइकोलॉजी। आई होप सब कुछ समझ आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। All the best for exams and see you all. मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।